हिंदी अखबार बताते हैं, हिंदी के चैनल बताते हैं? नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि दिन भर चैनलों पर डिबेट चलता है और मुद्दे कुछ और होते हैं। क्या किसी और कंपनी को लेकर भी भारत सरकार इतना कुछ करती हुई दिखाई देती है? मूल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा किसके लिए होता है? उन्हें ही बताना चाहिए कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कई विदेश दौरों के बाद वहां अदानी समूह को लाभ पहुंचा है। कांग्रेस ने कहा है कि अदानी के एजेंट की तरह मोदी काम कर रहे हैं। एक चार्ट भी कांग्रेस ने जारी किया है और कुछ देशों के नाम भी बताए हैं, जैसे मार्च 2017 में नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अप्रैल 2017 में अदानी ने मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी डील साइन कर ली। जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके 11 महीने बाद दिसंबर 2018 में अदानी ने इजरायल की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का काम शुरू कर दिया। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगले महीने जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अदानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपए लगा दिए। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कुछ महीने के बाद जुलाई 2020 में अदानी के श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने से जुड़ी डील की खबरें आ गई। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 6 महीने के बाद जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने जानकारी दी कि अदानी वहां एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे और पब्लिक सेक्टर में निवेश करेंगे। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। 7 महीने बाद मई 2024 में अदानी ने दार एस सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 साल तक ऑपरेट करने की डील हासिल कर ली। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। उसी महीने वियतनाम सरकार कहती है वियतनाम के हवाई अड्डों में अदानी समूह निवेश करेगा। अब आते हैं बिजली के विवाद पर। क्यों राजस्थान और महाराष्ट्र में अदानी समूह को बिजली की आपूर्ति दिए जाने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं? आपने रिपोर्टर्स कलेक्टिव वेबसाइट का नाम तो सुना होगा। इस पर आए दिन खोजी पत्रकारिता से लाई गई रिपोर्ट होती है, काफी मेहनत होती है। इस वेबसाइट को मेहनत से आप देखा कीजिए। श्री गिरीश जलिहल की रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए, जो बताती है कि भाजपा शासित 2 राज्यों में अदानी समूह को पावर टेंडर मिलने वाले हैं, मिले हैं। दोनों राज्यों की डीलों में टेंडर की शर्तें एकदम समान हैं और अदानी ग्रुप के ऑपरेशन और उसके ग्राउंड प्लान से एकदम मेल खाती हैं। महाराष्ट्र में अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। राजस्थान का टेंडर अभी पूरा नहीं हुआ है, मगर इसमें भी अदानी सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र ने 6600 मेगावाट की बोली का टेंडर जारी किया है। इसमें से 5000 मेगावाट सोलर से आएगा, बाकी कोयले से। इसके अलावा राजस्थान ने अपनी बोली में 11200 मेगावाट की मांग की है, जिसमें 8000 मेगावाट सोलर से आएगा और बाकी कोयले से। अदानी समूह के अलावा देश में बहुत कम समूह इस स्तर पर सोलर या कोयले से बिजली उत्पादन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सौर और कोयले से बनी बिजली की मांग कर राज्यों ने अदानी को एक मजबूत दावेदार बना दिया है। महाराष्ट्र के कॉन्ट्रैक्ट को सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा के सेक्टर में काम करने वाली छोटी कंपनियों पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर अदानी को राजस्थान का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो अदानी समूह 25 साल तक दोनों राज्यों को बिजली देगा। श्री गिरीश जलिहल ने खेल खेल में यह रिपोर्ट नहीं की है। काफी मेहनत लगी है इस रिपोर्ट को करने में, एक एक दस्तावेज की जांच करने में और सोर्स से बार बार मिलकर तथ्यों की पुष्टि करने में। एक इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है नए फैक्ट्स को सामने लाना, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी होती है। उसका काम किसी को बेइज्जत करना या अफवाह फैलाना नहीं है। हर पत्रकार पर कई प्रेशर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए लीगल एक्शन का डर बहुत बड़ा होता है। फॉर अ रिपोर्ट टू बी फिट फॉर पब्लिकेशन, मुझे एज अ रिपोर्टर एंड द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एडिटर्स को कई एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है हर किसी स्टोरी में। इस प्रोसेस में एडिटिंग से लेकर लीगल चेक तक इन्वॉल्व होता है और कभी कभी महीनों तक चलता है। हमारे लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन में हमने ये खुलासा किया कि कैसे 2 बीजेपी शासित राज्यों ने बिजली खरीदारी के टेंडर में ऐसे कंडीशंस डाले जो अडानी ग्रुप को फेवर करते हैं और ओवरऑल कंपटीशन को कम कर देते हैं। ऐसे विषय पे रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एज अ रिपोर्टर हमें पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पावर सेक्टर काम कैसे करता है, पावर प्रोड्यूसर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, राज्य सरकारें आखिर ऐसे टेंडर जारी क्यों करते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक रिपोर्टर अगले स्टेप तक जा पाता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र के जो बिजली टेंडर्स हैं उनमें क्या ऐसे नए कंडीशंस आए जो कि अनयूजुअल हैं। इसके बेसिस पे फिर मैंने मल्टीपल सोर्सेस और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात की। ऐसी रिपोर्ट के लिए
मैक्सिमम पॉसिबल रिसर्च करना जरूरी होता है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव इस स्टोरी में 2 राज्य सरकारों के हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स पे सवाल उठा रहा है। हम कह रहे हैं कि ये टेंडर्स अडानी ग्रुप को फेवर करते हैं। ऐसे सेंसिटिव रिपोर्ट में हर एक सेंटेंस और इनफैक्ट हर एक शब्द को बहुत केयरफुली सोच समझकर लिखना जरूरी होता है। हमारा काम फैक्ट्स को सामने लाना है, कीचड़ उछालना नहीं। हमने अडानी ग्रुप और दोनों राज्य सरकारों को डिटेल्ड सवाल भेजे और उन्हें एक फेयर मौका दिया अपने पक्ष रखने के लिए। बट ये तो सिर्फ रिपोर्टिंग की बात हुई है। रिपोर्ट की ड्राफ्ट का फिर एडिटिंग होता है, जिसमें एडिटर्स अनूप जॉर्ज और नितिन सेठी ने हर एक एजर्शन को बहुत केयरफुली जज किया। मेरी कलीग तपस्या ने फिर एक थरो फैक्ट चेक किया। उनके अप्रूवल के बाद ही रिपोर्ट आगे बढ़ पाई। जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं वो इसी लंबे प्रोसेस का एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। यह बात किसी अहंकार में नहीं कहता। पत्रकारिता के नाम पर आप हिंदी के अखबारों और चैनलों में जो कूड़ा देख रहे हैं उसे कूड़ा ही कहते हैं। वह कूड़ा है, आपको तब पता चलेगा जब इस स्तर की रिपोर्टिंग से आप गुजरेंगे। एक ट्रेंड चला हुआ है, ऐसी खबरों की पड़ताल छोड़कर अखबारों के पन्नों को पौराणिक बातों से भरा जा रहा है। विरासत के नाम पर ऐसी खबरों को छिपाया जा रहा है। आप छोटे छोटे वीडियो देखने की खराब लत से छुटकारा पाइए और इसी तरह की रिपोर्ट को खोज कर पढ़ा कीजिए, वीडियो देखा कीजिए। बाकी किसी चटखारे वाले बयान पर उचकिए मत, लपकिए मत। हिंदी के अखबारों में ऐसी रिपोर्ट मुश्किल से मिलती हैं, जबकि हजारों पत्रकार वहां काम करते हैं और खबरें ज्यादातर किसी काम की नहीं होती। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार ने अदानी समूह से 6600 मेगावाट बिजली का जो करार किया है वो जनता पर अत्यधिक बोझ डालेगा। अदानी ने महाराष्ट्र सरकार को 4.08 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मोदी सरकार से 5 सवाल किए हैं। क्या टेंडर के नियमों और शर्तों को बदला गया? 1600 मेगावाट कोयला आधारित बिजली का टैरिफ लगभग 12 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है, जबकि अदानी ने स्वयं BHEL के साथ 7 करोड़ प्रति मेगावाट से कम पर करार किया है। और एनटीपीसी, डीवीसी, नेवेली, लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जैसे अन्य बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां प्रदाता 8-9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट पर सप्लाई कर रही हैं। तब फिर अदानी से महंगे दाम पर बिजली क्यों ली जा रही है? यही सवाल आज आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं। ठीक उसी तरीके का टेंडर जो महाराष्ट्र ने निकाला, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक उसी तरीके का टेंडर जिसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। क्या आप बिजली के क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा कीजिए जिससे जनता को सस्ती बिजली मिल सके। ठीक उसी तरीके का टेंडर निकाला गया और कहा गया हमको सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। कितना चाहिए? 11,200 मेगावाट चाहिए। पहले MOU साइन कर लिया गया, पहले नया प्लांट लगाने की क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद टेंडर निकाल दिया गया। अभी टेंडर डाला जाएगा। टेंडर डालने के बाद 100% फील्ड सजा दिया गया है, तैयारी हो चुकी है। राजस्थान में भी ये ठेका किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी को दी जाएगी और 25 साल का एग्रीमेंट करके 25 साल तक राजस्थान की जनता को भी लूटा जाएगा। ये पहले से ही इस मामले में आगाह कर देना चाहता हूं। वहां तो 4 रुपए यूनिट के हिसाब से टेंडर अलॉट हो गया अडानी को और यहां भी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस रिजल्ट आना बाकी है। जो पूरा देश जानता है अडानी जी के पक्ष में जाएगा। सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर खुल गया तो टेंडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त, उनके मालिक, उनके आका अडानी को मिल गया। अडानी को मिल गया। पूरे देश में सोलर बिजली 2.5 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। कोयले की बिजली
₹2, ₹2.5, ₹3 यूनिट सरकारों को मिल रही है, लेकिन अडानी को 6,600 मेगावाट की बिजली ₹4 यूनिट की दर से मिली। यह ₹1 की डकैती किसके जेब में डाली जा रही है? यह ₹1 की लूट किससे की जा रही है? महाराष्ट्र की जनता से। महाराष्ट्र के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब लीजिएगा एक एक चीज का। यह ₹1 प्रति यूनिट की लूट आपकी जेब से की जा रही है। अडानी अपने पास से नहीं दे रहा है, मोदी जी अपने पास से नहीं दे रहे, अब आपसे लूटी जाएगी ये जो ₹1 यूनिट, ₹1.5 यूनिट महंगी बिजली दी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता को लूटने की खुली छूट अडानी को नरेंद्र मोदी जी, शिंदे जी कैसे मिल गई, देवेंद्र फडणवीस जी? इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा आरोप लगता है, कम से कम बीजेपी को भी जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप गलत है या सही है। इतने सारे सवाल आते हैं और गायब हो जाते हैं, किसी का ठोस जवाब नहीं आता, ना कोई एजेंसी इस लायक है जिसकी जांच पर आप भरोसा करें। इस देश में कितने ही लोग हैं जो हर दिन पत्रकारों से संपर्क करते हैं और उसके अखबार या चैनल में खबर आ जाएगी तो सरकार को पता चल जाएगा, समाधान होगा, इस तरह की उम्मीद रखते हैं। उनका कितना यकीन है मीडिया में, इस संदर्भ में सोचता हूं कि अडानी मीडिया में छपने वाली इन खबरों को लेकर क्या ही सोचते होंगे। मीडिया के असर को लेकर आम आदमी और अडानी की सोच में कितना अंतर होगा। अडानी को लगता होगा कि खबर छप भी जाएगी तो भी उनका कुछ नहीं होने वाला। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब से लेकर सेबी की चीफ माधवी बुच के मामले तक में न जाने कितनी ही खोजी रिपोर्ट आ गई। कई बार दुनिया भर के पत्रकारों ने मिलकर खबरों को छापा, तब भी कोई असर नहीं हुआ, सरकार ने कोई संज्ञान तक नहीं लिया। सिर्फ खबर ही नहीं हुई, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी कुछ नहीं हुआ। कई बार ऐसी खबर छपती है तो गौतम अडानी समूह की तरफ से लिखा हुआ बयान आता है कि कुछ भी नहीं है, सब गलत है। कई रिपोर्ट में यह भी लिखा मिलता है कि अडानी समूह को सवाल भेजा गया था मगर जवाब नहीं मिला। अक्सर जवाब में खंडन कर दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि बदनीयती से रिपोर्ट की गई है, समूह को बदनाम किया जा रहा है। समूह ने भारत सरकार के बनाए हर नियम का अक्षरशः पालन किया है। कभी अडानी समूह खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते, मगर दूसरे कॉरपोरेट भी आरोप लगने पर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते। गौतम अडानी ने एनडीटीवी खरीदने के बाद कई चैनलों में इंटरव्यू दिए, लेकिन उनके समूह को लेकर 2 खबरें छपती हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, उन सभी के जवाब देते हुए दिखाई नहीं पड़ते। कम से कम इसके लिए भी उन्हें हर चैनलों में जाकर इंटरव्यू देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो पत्रकार अडानी समूह पर खबरों को लिखते हैं उनमें से ज्यादातर वैकल्पिक मीडिया के पत्रकार हैं। उनकी आर्थिक स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अडानी समूह को बदनाम करने के लिए तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि वे जितनी भी बड़ी खबर कर लें उनकी रिपोर्ट को कोई बड़ा अखबार हाथ नहीं लगाएगा। बड़े अखबार के पत्रकार को भी यह बात मालूम है, क्योंकि उसका अखबार नहीं लिखेगा, संपादक की बैठक में इसका जिक्र तक नहीं करेगा। जिस अडानी समूह पर लगे तमाम आरोपों पर सरकार चुप्पी साध जाती हो, उसकी कंपनी से जुड़ी खबरें हर तरफ से निकल कर आ जाती हैं। ऐसी खबरों का सिलसिला अभी तक नहीं रुक पाया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो अडानी का भी काम करते हैं? विपक्ष के इन आरोपों को क्यों हल्के में लिया जाता है? जवाब क्यों नहीं आता? बिजली क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिजली के क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा हो तो सरकार यही बता दे कि इसका पालन कैसे हो रहा है। एक चार्ट सरकार जारी कर सकती है, बता सकती है कि बिजली उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में किस किस कंपनी का कितना हिस्सा है। यह तो सही है कि खबरों से अडानी समूह का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि जांच तक नहीं होती, मगर यह भी सही है कि कितना कुछ बिगड़ चुका है उसका अंदाजा भी इन्हीं खबरों से आपको मिल जाता होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।